हेलो हेलो एवरीवन। बच्चों आवाज आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए बच्चों, डिस्कशन करते हैं फिर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों कल हम लोग बुलेट ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे, तो इसका एक पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था। तो पिछले क्लास में जो केस पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें क्या था कि जो बुलेट है वो ब्लॉक में गुड मॉर्निंग। जो बुलेट है वो ब्लॉक में एम्बेडेड रह जाती है। ठीक है, जैसे बुलेट आके हिट करती है ब्लॉक को, तो बुलेट और ब्लॉक साथ में मूव करते हैं। ठीक है, तो बुलेट आके हिट करती है बच्चों ब्लॉक में, लास्ट केस में जो हम लोग पढ़ रहे थे, और पूरा सिस्टम एक साथ मूव करता है। तो कितने एंगल ऊपर जाएगा, कितने हाइट तक ऊपर जाएगा, वो सारी डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। आज इसी का एक एक्सटेंशन है, मतलब इसी का दूसरा केस है। इस केस में क्या होगा कि बुलेट ऑफ मास एम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए जल्दी सेटल होइए। ओके, बढ़िया बढ़िया, बैठ जाइए जल्दी से। तो बच्चों में ये कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्या? यस सर। ठीक है ठीक है, ये बुलेट ब्लॉक सिस्टम कर लेते हैं कंप्लीट, फिर करते हैं डिस्कशन। तो बच्चों कल की क्लास में आपको बता रहा था कि एम मास और यू स्पीड से जाके वेलोसिटी हिट करती है ब्लॉक को। ठीक है, मान लीजिए इसका मास कैपिटल एम है और बुलेट अंदर रह जाती है ब्लॉक के। ये कल का केस था। आज बच्चों ऐसा है कि बुलेट जाके हिट करती है ब्लॉक को और पूरा ब्लॉक के थ्रू पास हो जाती है। ठीक है, ब्लॉक के अंदर नहीं रहती, ब्लॉक को ऐसा पूरा क्रॉस कर जाती है। और मान लीजिए कि क्रॉस करके जो बुलेट है वो आगे v1 स्पीड से जाती है। अब चूंकि बुलेट ने ब्लॉक को हिट किया है, तो ब्लॉक के पास भी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। मान लेते हैं ब्लॉक के पास v2 वेलोसिटी हो जाती है टकराने के बाद। ठीक है, तो फिर से आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है कि बताइए ब्लॉक कितनी हाइट तक जाएगा, ब्लॉक कितनी एंगल ऊपर तक जाएगा, ये सारा कैलकुलेशन। तो बच्चों एक बार फिर से मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो टकराने से पहले केवल बुलेट के पास मोमेंटम है, ब्लॉक के पास मोमेंटम है नहीं। तो टकराने से पहले पूरे सिस्टम को मोमेंटम है mu। टकराने के बाद बच्चों बुलेट का जो मोमेंटम है mv1 है, और जो ब्लॉक का मोमेंटम है वो mv2 है। तो ये पहली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब यहां से जो भी मान लीजिए v2 स्पीड से ब्लॉक ऊपर जाता है, तो ब्लॉक कितनी हाइट अटेन करेगा? ये होगा v2 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो ब्लॉक इतनी हाइट को अटेन करेगा v2 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, फिर आप यहां से बच्चों cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, कि कितना एंगल ऊपर जाएगा। जैसे कल हम लोगों ने cos थीटा निकाला था, थोड़ा सा मैंने कल भी बताया था, फिर से आज एक बार आप लोगों को समझा देता हूं। मान लीजिए आपको एंगल निकालना है, कितने एंगल ब्लॉक ऊपर जाएगा। मान लीजिए ये थीटा निकालना है, तो बच्चों देखिए थ्रेड की लेंथ को मैं L मान लेता हूं। थ्रेड की लेंथ L है, तो ये वाली जो लेंथ है बच्चों ये L cos थीटा हो जाएगी, ये वाली लेंथ। ठीक है, पूरी लेंथ L है। तो अगर आपको और ये हाइट बच्चों h हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको h की वैल्यू निकालनी है, यानी h आपने निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से, तो आप बोल सकते हैं कि जो h बराबर होगा वो L माइनस L cos थीटा होगा। तो बच्चों यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे,
तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस h/l। तो एक बार आपके पास हाइट आ गई तो कितनी एंगल तक ब्लॉक जाएगा वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होगा बच्चों, इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला कुछ याद रखना है, मेरे हिसाब से बच्चों फॉर्मूला कोई याद रखने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी आपको इसमें कैलकुलेशन में कुछ भी याद नहीं रखना है। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इतनी हाइट तक ब्लॉक ऊपर जाएगा, जहां पे v2 जो है ब्लॉक की स्पीड है, बुलेट क्रॉस कर गई है पूरी ब्लॉक को। ठीक है, तो ये बिल्कुल बच्चों बेसिक सा सीन है। तो जहां तक आप लोगों ने किया था लास्ट क्लास में, उसी कंटिन्यूएशन में इसको लिख लीजिए, इस वाले केस को, फिर एक सवाल कर लेंगे इस पे। किसी कुछ डाउट हो बच्चों तो पूछ लीजिएगा कि कैसे कर रहे हैं, क्या है। लिख लीजिएगा तो बच्चों बताइएगा, एक सवाल करेंगे फिर। पिछले वाले केस और इस वाले केस में डिफरेंस ये है कि पिछले वाले केस में बुलेट जो है ब्लॉक के अंदर रह जाती थी, इस केस में बुलेट क्रॉस कर गई है ब्लॉक को। चलिए सवाल दो बच्चों इस पे एक। जो कल हम लोग केस कर रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन है ये। सर आपने नॉर्मल बता। बच्चों रेडी हो जाइएगा सवाल के लिए तो बताइएगा फिर। हो गया नोट? चलिए आइए बच्चों एक सवाल करते हैं इसी पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सवाल कुछ ऐसा है बच्चों कि कंसिडर करिए कि एक ऐसा पेंडुलम है, ठीक है, मास इसका ले लेते हैं बच्चों 2 kg। एक बुलेट या बॉल आके हिट करती है इसको, ठीक है, जो मास है
बुलेट का मान लीजिए 0.1 kg है and it is going ahead with speed let's say 20 मीटर पर सेकेंड, हिट करती है ब्लॉक को और क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो क्रॉस करने के बाद जो इसकी स्पीड है मास 0.1 kg और जो इसकी क्रॉस करने के बाद स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल में आपको बताना है बच्चों कि कितनी हाइट तक जाएगा ब्लॉक, अप टू व्हाट हाइट ब्लॉक गोज अप, और दूसरा आपको बताना है कि कितना एंगल वर्टिकल से ऊपर जाएगा ब्लॉक। तो कितनी हाइट तक ब्लॉक ऊपर जाएगा और कितने एंगल वर्टिकल से ऊपर जाएगा। तो जिनके भी आंसर आ जाए बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें लेंथ की बच्चों जरूरत होगी तो लेंथ एंगल निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। लेंथ की वैल्यू ले लीजिए 2 मीटर। हाइट बताना है बच्चों ग्राउंड से। Sir, 1/80. 1/80 मीटर, ओके। और एंगल सर एल की टर्म्स में आ रहा है। एल की वैल्यू मैंने दे रखी है 2 मीटर, आप रख लीजिए। Sir, data आ रहा है और what? 159/160. Yes, sir, यही आ रहा है. ओके 159/160 cos inverse. ओके Yes, sir, यही आ रहा है. ठीक। आइए बच्चों डिस्कशन करते हैं, बढ़िया लगा, कई सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। सबसे पहले एच की वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों, आप एच की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे क्योंकि एच का जो फॉर्मूला है वो है v2² / 2g, है ना। v2 का मतलब हो गया जो स्पीड ब्लॉक को मिलेगी, ठीक है, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो ब्लॉक की स्पीड को अगर हम v2 मान लें तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए। इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले केवल बुलेट के पास मोमेंटम था, तो 0.1 इंटू 20, तो ठीक है, इनिशियल मोमेंटम 2। जब फाइनल मोमेंटम आप लिखेंगे तो फाइनल मोमेंटम में ब्लॉक है, ब्लॉक के पास भी मोमेंटम आ जाएगा, तो 2v2 ब्लॉक का मोमेंटम, और प्लस बुलेट भी आगे चली गई तो 0.1 इंटू 10। तो फाइनल मोमेंटम बच्चों यहां से देखिए 2v2 प्लस 1 आ जाएगा। दोनों मोमेंटम इक्वेट कर देंगे, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। तो पी इनिशियल है बच्चों 2 और फिर पी फाइनल है, पी इनिशियल है 2 और पी फाइनल है 2v2 प्लस 1, 2v2 प्लस 1। इधर ले आई बच्चों तो 2 - 1 1 बचेगा बराबर 2v2
तो टकराने के बाद जो ब्लॉक की स्पीड हो जाएगी वो 1/2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों इसमें? कितने बच्चों का टकराने के बाद ब्लॉक की स्पीड 1/2 मीटर पर सेकेंड आ गया था? हाथ उठा दीजिए एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनका नहीं आया था बच्चों देख लीजिए। आपको ऐसे करना है बच्चों, है ना? और ये ऐसा नहीं कि सवाल इस टाइप के सवाल पूछे गए अभी आपको नीट में जो कराया आया था सवाल इस कॉन्सेप्ट पे, वो भी मैं कराऊंगा आपको। तो आइडिया यही है। V2 की वैल्यू आ गई, अब V2 स्क्वायर बाई 2g कर दीजिए। तो V2 का स्क्वायर मतलब 1/4 और 2 और g की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10। तो किसी बच्चे ने मुझे बिल्कुल सही बताया था कि सर 1/80 मीटर आ जाएगा ग्राउंड से, मतलब 1/80 मीटर ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था? बहुत बढ़िया। जिनका नहीं आया था बच्चों देख लीजिए क्या गड़बड़ है। उसके बाद थीटा की वैल्यू पूछ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, 1/80 मीटर आ जाएगा हाइट। थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, तो 1 - h/l। अगर बच्चों लेंथ नहीं देते तो फिर लेंथ के टर्म्स में ही आता, पर लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 - h की वैल्यू 1/80 और लेंथ है बच्चों 2, तो ये जाएगा 160। बिल्कुल सही है, 159 डिवाइड बाय 160 कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 159/160। ठीक है, बहुत कम लेंथ या बहुत कम एंगल ऊपर जाएगा। थीटा बराबर कॉस इनवर्स 159/160। तो बच्चों ये पूरा सॉल्यूशन है, ये पूरा डिस्कशन। किसी को कुछ भी डाउट होगी सर ये क्यों कर रहे हैं या ऐसा कैसे लिख दिया, बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हैं। हो गया सर। ठीक, अगले सवाल के लिए बच्चों तैयार रहिएगा। अगला सवाल इसी बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। और कोशिश कीजिएगा बच्चों सबका आए। पहले से अगर आपको आंसर पता है कि सर कभी आपने देखा हो ये सवाल पहले से पता हो, फिर भी बच्चों मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जैसे आपने अभी सीखा है ना, तो पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से लगाइए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। बच्चों लगा रहा हूं मैं अगला सवाल। समय लीजिए बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए। सुबह कराया क्वेश्चन। क्या बेटा? सुबह करा दिया क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, आज सुबह ही किया है, ओके। बाकी लोग कर लीजिए बच्चों। सर ये ऑप्शन
ओके ठीक ठीक, बाकी लोग भी कर लीजिए बच्चों जल्दी। हाँ हाँ, दूसरी वाली स्ट्रिंग एक ही तो स्ट्रिंग, ऑप्शन बी। ओके, डी आ रहा है, ठीक है ठीक ठीक। आई थिंक फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है किसी पाठशाला से, थोड़ा देखिए सर जहां से भी मैच हो रही। आइए, bullet of mass 10 gram moving horizontally with a velocity of 400 meter per second strike a wooden block of mass 2 kg which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter। तो देखिए बच्चों, बुलेट है, ये ऐसा मान लीजिए ब्लॉक है, और ब्लॉक का मास 2 kg है, और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दे रखा है उन्होंने वो 5 मीटर दे रखा है, ठीक है। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, तो बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम goes and hits block at a speed of 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टकराने के बाद बोला है कि पास हो जाती है ना, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस आउट हॉरिजॉन्टली। तो बुलेट बच्चों क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, ब्लॉक को, है ना। तो क्रॉस करने के बाद हमें पूछा गया स्पीड, मान लेते हैं कुछ v2 मान लेते हैं, और चूंकि ब्लॉक को भी आगे की तरफ कुछ स्पीड मिल जाएगी, उसको v1 मान लेते हैं, या v2 मान लीजिए, जो भी जैसा मानना है मान लीजिए। मोमेंटम कंजर्वेशन आप बता सकते हैं बेटा, इनिशियल मोमेंटम, तो बुलेट का मास है 10 ग्राम, 10 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट करा इनटू 400, इनिशियल मोमेंटम बराबर 2v1 प्लस 10 बाय 1000 और इनटू v2, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अब आप इसमें देख रहे हैं बेटा, दो अननोन है v1 और v2, तो केवल इस इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, एक चीज और सोचनी पड़ेगी। तो सवाल में बोला गया है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाता है। तो यहां से बच्चों आप ब्लॉक की स्पीड v1 निकाल सकते हैं। कैसे? आप बोलेंगे v1 स्क्वायर बाई 2g बराबर हाइट h जो ब्लॉक चला जाता है ऊपर। तो यहां बच्चों h की वैल्यू दी हुई है, तो यहां से आप v1 निकाल सकते हैं अंडर रूट 2gh, तो 2g और h की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 और डिवाइडेड बाई 100 करेंगे ताकि मीटर में कन्वर्ट कर पाए। तो v1 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी √2, ठीक है। g की वैल्यू तो कुछ ऐसा कहा नहीं है हमें कुछ, ठीक है। तो v1 की वैल्यू √2 ले लेंगे, और हमें v2 निकालना है, तो देखिए बच्चों यहाँ से 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा 4 बराबर 2v1, बच्चों देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है, 1/100 v2। तो v1 चाहिए, v1 की वैल्यू √2 है, तो 4 माइनस 2√2 बराबर 1/100 v2। तो √2 वैल्यू बच्चों हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1.4 इंटू 2 2.8। तो मैं इसको देखिए 4 माइनस 2.8 अप्रोक्सीमेटली और 1/100 v2। तो बेटा 4 में से 2.8 घटाएंगे तो 1.2 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 बन जाएगा। तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 120 मीटर पर सेकेंड। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब देख लीजिए बच्चों कहां पे क्या गड़बड़ हुई है, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है। फिर से एक बार, कुछ भी नई चीज नहीं बच्चों, जो दो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वही दो इक्वेशन यूज हुई है। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी इक्वेशन हाइट वाली, ठीक है। अब हर बार सवाल में बच्चों आपको इस बार हाइट दी है ना, कुछ बार हो सकता है आपको डायरेक्ट टक्कर के बाद आपको ब्लॉक की वेलोसिटी दे दे, बुलेट का पूछ ले, तो कुछ भी दे सकता है और अगली चीज आपसे निकालने के लिए कह सकता है।
तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है कि सर हमने ऐसा सोचा था, या हम, अगर आपने कुछ और तरीका सोचा है, कोई थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जिन बच्चों का सही था, वेरी गुड। अगर आपने पहली बार सवाल देखा है और सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, क्योंकि आसान नहीं था सवाल। Done, sir. ठीक। बच्चों, कल मैंने आपको कुछ सवाल दिए थे करने के लिए, है ना, तो मैं उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास एक बार डिस्कशन कर दूंगा। क्योंकि हो सकता है तुम में से कई सारे बच्चे शायद ना करके लाए हो, कुछ लोग करके आए होंगे, तो परेशान मत होइए। जो लोग करके आए, मैं टुवर्ड्स द एंड सारे सवाल डिस्कशन कर दूंगा। हाँ हाँ, करिए करिए। बच्चों, अगली हेडिंग डाल लीजिए जो लोग लिख चुके हैं। बाउंसिंग ऑफ बॉल, मतलब एक बॉल को एक हाइट से छोड़ देंगे, कितने टाइम में वो रेस्ट पे आएगी, एंड कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी रेस्ट में आने से पहले, ये सारी चीजें। बाउंसिंग ऑफ बॉल, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझाता हूं बच्चों की, बाउंसिंग ऑफ बॉल में हम लोग डिस्कशन क्या करने वाले हैं। तो इसमें ऐसा होगा बच्चों कि मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, आप उसको h हाइट से रिलीज कर देते हैं, ठीक है, रेस्ट पर से, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन फ्लोर एंड बॉल इज ई। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर इज ई। तो होगा क्या बच्चों, बॉल जाके टकराएगी, ठीक है, और टकराने के बाद जिस स्पीड से ऊपर आएगी, जैसे जाके टकराएगी, अब टकराने के बाद बच्चों उसी स्पीड से वापस नहीं जाएगी। टकराने के बाद जब बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड कम होगी, तो ऑब्वियसली बात है, स्पीड कम होगी तो कम हाइट तक जाएगी, वापस नीचे आएगी, फिर से टक्कर होगा, और फिर जो जाएगी उसके बाद फिर से स्पीड घट जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे बच्चों क्या होगा कि हाइट कम होती जाएगी और फाइनली बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, आइडियली देखा जाए तो इनफाइनाइट समय लगेगा इसको रेस्ट पे आने के लिए, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट टक्कर के बाद रेस्ट पे आएगा, है ना, क्योंकि लगातार स्पीड तो कम होती जाएगी बट थोड़ा बहुत स्पीड रहेगी, है ना। पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो बहुत ज्यादा बार इंपैक्ट हो जाएगा ना तो बहुत कम स्पीड बचेगी, ठीक है, नेग्लिजिबल स्पीड बचेगी, ठीक है। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि nth रिबाउंड के बाद किस स्पीड से जाएगी, nth रिबाउंड के बाद हाइट कितना होगा, कंप्लीट रेस्ट पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना, कंप्लीट रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वो सारा कैलकुलेशन इसमें हम लोग को करना है, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कशन करते हैं बच्चों। आप मेन हेडिंग डाल दीजिए, बाउंसिंग ऑफ बॉल। मेन हेडिंग बच्चों ये पड़ेगी, फिर इसके अंदर दो तीन केसेस हमें डिस्कशन करने हैं, टोटल हाइट ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम टेकन, तो उनके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। मेन हेडिंग बन जाएगी बाउंसिंग ऑफ बॉल।
अब इसके अंदर बच्चों बाउंसिंग ऑफ बॉल के अंदर पहली सब हेडिंग डाल दीजिए वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर nth रिबाउंड, है ना। तो वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों समझ लीजिए आप, फिर मैं आपको रिजल्ट डायरेक्ट लिखाता हूं। मान लीजिए बच्चों आप बॉल को रिलीज करते हो h हाइट से, रेस्ट पर से बॉल को रिलीज करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। तो टकराने से जस्ट पहले मान लेते बच्चों बॉल की वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है। अब चूंकि h हाइट से रिलीज कर रहे हैं तो v नॉट की वैल्यू आप सारे जानते हैं √2gh के बराबर होगी, ठीक है। तो बार बार √2gh ना लिखना पड़े इसलिए मैं इसको मान लेता हूं कि टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी v नॉट है। चूंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो टकराने के जस्ट बाद बच्चों, टकराने के जस्ट बाद वाली वेलोसिटी को मान लीजिए मैं v1 बोल देता हूं। तो टकराने के जस्ट बाद जो v1 की वैल्यू होगी उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो टकराने से पहले यानी अप्रोच की स्पीड v नॉट, फ्लोर है बच्चों, टकराने के बाद फ्लोर में तो कुछ होगा नहीं चेंज, फ्लोर तो रेस्ट पे ही रहेगा। तो अप्रोच स्पीड v नॉट हो जाएगी, सेपरेशन वाली स्पीड चूंकि मान लेते हैं v1 से जा रही तो सेपरेशन के बाद स्पीड v1 हो जाएगी। तो यहां से बच्चों आप अगर देखिए तो v1 की वैल्यू आ जाएगी e टाइम्स v नॉट। तो पहले इंपैक्ट के बाद बच्चों जो वैल्यू होगी स्पीड की वो e टाइम्स v नॉट हो जाएगी पहले इंपैक्ट के बाद। फिर क्या होगा, बॉल ऐसे जाएगी बच्चों, हाइट अटेन करेगी, वापस से नीचे आएगी, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए थोड़ा सा ये भी आप समझिए कि ये हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर रही है बॉल, है ना। बॉल हमेशा एक ही लाइन ऑफ मोशन रहेगा, एक ही मतलब मोशन इन 1D है, ठीक है। चूंकि एक ही बार बार मैं आपको दिखाऊंगा तो डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस पे दिखा रहा हूं। बाकी वो इंपैक्ट लगातार एक ही उसमें होता रहेगा, एक ही लाइन पे, ठीक है। फिर स्लोली वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो पहले इंपैक्ट के बाद बच्चों EV नॉट, फिर बॉल जाएगी वापस, हाइट अटेन करेगी, वापस नीचे आएगी। तो नीचे आते समय फिर से v1, ठीक है। आप फिर से लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेकंड इंपैक्ट के समय यानी एक बार आपने छोड़ा तो v नॉट से टकराई, v1 से ऊपर गई, फिर वापस आई, अब v1 से टकराएगी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस बार बच्चों v1 हो जाएगा। और टकराने के बाद किस स्पीड से ऊपर जाएगी, मान लेते हैं v2। तो आफ्टर सेकंड इंपैक्ट अगर मैं वेलोसिटी को v2 मान लूं तो यहां से देखिए बच्चों v2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी e टाइम्स v1, और v1 है बच्चों ऑलरेडी ev नॉट, तो ये बन जाएगा e स्क्वायर v नॉट। तो सेकंड इंपैक्ट के बाद बच्चों e स्क्वायर v नॉट। तो हम अगर जनरलाइज करना चाहें तो तुम लोग बता सकते हो बच्चों nth रिबाउंड के बाद जब पार्टिकल nth टाइम टकराएगा, e के पावर 2n या e के पावर n। देखिए पहली बार टकराने के बाद e v नॉट, दूसरे बार टकराने के बाद e स्क्वायर v नॉट, इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो तीसरी बार टकराने के बाद e के पावर 3 v नॉट, तो nth बार टकराने के बाद e के पावर n v नॉट, ठीक है। और आप अगर वैल्यू रख देंगे v नॉट की तो ये √2gh हो जाएगा। तो ये आएगा अगर आप h हाइट से पार्टिकल को रिलीज करते हैं, ठीक है, h हाइट से बच्चों अगर आप पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो nth इंपैक्ट के बाद पार्टिकल की स्पीड ऊपर की तरफ √2gh होगी। अच्छा बच्चों ये भी ध्यान से सुनिएगा, यह है वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर nth रिबाउंड। nth रिबाउंड या nth इंपैक्ट के बाद की ये वेलोसिटी है। इंपैक्ट होगा उसके बाद जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी जाहिर सी बात है ये स्पीड कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो ये वाली जो स्पीड है जस्ट आफ्टर nth रिबाउंड या जस्ट आफ्टर nth इंपैक्ट वाली स्पीड, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको, Vn बराबर e के पावर n √2gh। अच्छा e से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक्सपोनेंशियल नहीं है बच्चों, ये e है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो इसकी वैल्यू आपको 0 से 1 के बीच में मिलेगी। अब 0 हो जाएगी बच्चों तो फिर वो बॉल ऊपर ही नहीं आएगा, तो 0 तो नहीं ही होगी। 1 होगी तो हमेशा उसी स्पीड से मिलता रहेगा अगर आपको वैल्यू 1 हो गई तो। अगर 0 से 1 के बीच में कुछ होगी तो फिर कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 0 हो गई तो बच्चों बॉल उछलेगी ही नहीं, तो 0 वाला केस खत्म। 1 हो गया
तो जिस स्पीड से आके टकराएगी हमेशा उसी स्पीड से आके टकराती रहेगी, तो उस पर भी कैलकुलेशन नहीं करना है। तकलीफ तब होगी जब 0 से 1 के बीच में होगी, तो फिर ये आपको फॉर्मूला काम आएगा। लिख लीजिएगा बच्चों तो बताइएगा, फिर अगला करेंगे केस। ठीक, लिखिए लिखिए। बच्चों अगली क्लास में रोटेशन शुरू होगा, ठीक है, और रोटेशन में जितनी मैकेनिक्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है सबका यूज होगा। तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा पूरा, वैसे तो पेपर है आपका, पढ़ तो लिया ही होगा आप लोगों ने, फिर भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। रोटेशन में जितना पढ़ा है सब कुछ यूज होगा। आई, तो इसमें बच्चों एक सवाल मैं आपके लिए लेता हूं, बहुत आसान सा, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चों जो मैंने अभी आपको डिराइव कराया है, ई, तो nth रिबाउंड के बाद जो स्पीड होगी जस्ट आफ्टर nth रिबाउंड, ई के पावर एन इंटू अंडर रूट 2gh, अगर बॉल को h हाइट से हम लोगों ने रिलीज किया है तो। एक बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, ठीक है, कोशिश करिएगा सारे बता लीजिएगा। मान लीजिए बच्चों एक बॉल है, उसको 20 मीटर हाइट से हम लोग रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, बॉल आके जाके टकराती है ग्राउंड को, अगर फ्लोर और बॉल के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1/2 है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर थर्ड impact. Velocity of the ball just after third impact. 5/2. Okay. Sir, 5/2. 5/2. Okay. बच्चों बिल्कुल आसान सवाल है, सबका आना चाहिए। हाँ, तो इसमें बच्चों कुछ नहीं, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। थर्ड इंपैक्ट के बाद पूछा है, तो वेलोसिटी आफ्टर थर्ड इंपैक्ट इट विल बी ई के पावर 3 अंडर रूट 2, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू बच्चों 20 दे रखा है। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनेगी बच्चों, ये बन जाएगा 1/8, और यहां से देखेंगे बच्चों 20 बाहर आ जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 4 5, 5/2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वेलोसिटी आफ्टर थर्ड इंपैक्ट, ठीक है। चलिए लिख लीजिए बच्चों, अगला हेडिंग डालिए, हाइट एच मैक्स आफ्टर nth रिबाउंड, मतलब nth रिबाउंड के बाद कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करता है पार्टिकल, हाइट एच मैक्स आफ्टर nth रिबाउंड। आइए समझते हैं बच्चों इसको थोड़ा सा। मान लीजिए आपने h हाइट से बॉल को रिलीज किया, ठीक है,
h हाइट से बॉल को रिलीज किया, अब बॉल आके बच्चों टकराएगी, है ना, टकराने के बाद वापस ऊपर जाएगी। तो हम लोगों ने अभी ये निकाला कि जो v1 की वैल्यू होगी वो v1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों e टाइम्स v0, यानी e टाइम्स अंडर रूट 2gh। पहली बार इंपैक्ट के बाद इतना होगा, ठीक है। तो पहली बार इंपैक्ट के बाद हाइट कितना ट्रेवल करेगी अगर वो निकालना चाहते हो तो h1 बराबर बच्चों आपको सबको पता है v1 स्क्वायर बाई 2g, है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे पहले इंपैक्ट के बाद हाइट। तो v1 की वैल्यू बच्चों आप रख दीजिए यहाँ पे, तो बन जाएगा e स्क्वायर इंटू 2gh डिवाइडेड बाई 2g, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा e स्क्वायर इंटू h। तो पहले इंपैक्ट के बाद बच्चों e स्क्वायर h हाइट अटेन करेगा, बॉल हवा में जाएगी बच्चों वापस से आके नीचे, ठीक है, और इस बार v2 से मतलब v1 से टकराएगी और टकराने के बाद मान लीजिए स्पीड v2 हो गई। तो सेकंड इंपैक्ट के बाद आप सबको पता है बच्चों कि आप v2 की वैल्यू जो लिखते हो वो लिखते हो e स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल वेलोसिटी, यानी e स्क्वायर टाइम्स अंडर रूट 2gh, ठीक है। तो सेकंड इंपैक्ट के बाद जो हाइट अटेन करेगा उसकी वैल्यू अगर बच्चों आप निकालना चाहते हैं तो h2 बराबर हो जाएगा v2 स्क्वायर बाई 2g। तो v2 की वैल्यू बच्चों हमारे सामने, इसका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा e के पावर 4 2gh डिवाइडेड बाई 2g, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा e के पावर 4h। तो पहले इंपैक्ट के बाद बच्चों e के पावर 2h, दूसरे इंपैक्ट के बाद e के पावर 4h। तो अगर मैं nth इंपैक्ट के लिए लिखूंगा ना, nth इंपैक्ट के बाद जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा पार्टिकल, दैट विल बी e के पावर 2n इंटू h। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, फिर इस पे एक सवाल करेंगे। nth इंपैक्ट के बाद e के पावर 2n इंटू h। बच्चों आज माहौल थोड़ा सीरियस सीरियस है, तुम लोग पेपर की वजह से थोड़ा स्ट्रेस्ड हो क्या, जो कल पेपर होने वाला है? तैयारी तो होगी यार तुम लोग की पूरी। ऐसा तैयारी तो बोलिए सर, हाँ आप गए थे ना। हाँ। बायो का बायो में तुम लोग के बच्चों 320-30 के ऊपर आ रहे होंगे नंबर, है ना बायो में? Yes, sir. बायो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट, हाँ बोलिए। नहीं सर, आ रहे हैं 323 340 तक आ रहे हैं? सर 350 350 360 आ रहा है सर। अरे क्या बात है। सर बॉबी के नहीं आ रहे भाई क्लास में। बॉब कौन है? बॉबी बॉबी nth रिबाउंड के बाद जो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा बच्चों e के पावर 2n इंटू h है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक सवाल करते हैं इसी पे हम लोग, एक तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता हूं तुम लोगों से। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h ऑन द लेवल ग्राउंड, इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, देन द हाइट अप टू विच द बॉल विल गो आफ्टर nth जंप। बोलिए बच्चों जल्दी से। ऑप्शन डी, है ना, e के पावर 2n इंटू h, nth रिबाउंड के बाद जो, हाँ, nth रिबाउंड के बाद जो हाइट अटेन करेगा वो e के पावर 2n इंटू h, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नोट करिए बच्चों जल्दी, फिर एक और सवाल करते हैं इसी पे। Sir, हम्म, sir, इसमें टेस्ट टफ आएगा क्या? नहीं नहीं बिल्कुल टफ नहीं है बच्चों, बढ़िया पेपर है। जैसा आप स्टैंडर्ड नीट का पेपर देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, हल्का सा नीट प्लस रहेगा, बिल्कुल हल्का सा, पर ऐसा नहीं कि बहुत बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आइडियल पेपर होते हुए आए हैं उस टाइप का है। तो आप लोग वैसे तो ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट सारे आप में से सारे पहले बायो ही अटेम्प्ट करते होंगे, है ना, बायो देन केमिस्ट्री देन लास्ट में फिजिक्स। तो या फिजिक्स केमिस्ट्री इंटरचेंज हो जाता है कभी कभार। सर पहले इस मतलब फिजिक्स में देखा था सर, इस मतलब
अच्छा अच्छा। कौन सा एनर्जी जो है आधा हाँ एनर्जी होती है उससे जो है हाँ हाँ जिसको खर्च करें, हाँ हाँ बाद में जो बची कुछ एनर्जी होती है वो मैं फ्रीलांस में करता हूँ। हाँ। और ये तो मतलब आप लोग ये भी शायद ये करते ही होंगे कि जो पहले बच्चों पेपर पढ़ लीजिए आप, जैसे बायो है तो बायो में तो मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ा आप कॉन्फिडेंट फील करते होंगे। उसके बाद जैसे फिजिक्स के पेपर में आप अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि मुझे समय लगेगा, तो बिल्कुल उस पर परेशान नहीं होना, तुरंत स्किप करके आगे बढ़िए। जितने मैक्सिमम इजी वाले हो जाए उनको कर लीजिए, फिर मीडियम और फिर लास्ट में टफ। कोई सवाल आपने पढ़ा, बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो उस पर बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, तुरंत अगले में बढ़िए। तो खैर आइए अब अगला एक सवाल करते हैं इसी पे। समय लग गया बच्चों, इतना समय थोड़ी लगता है, बताओ जल्दी से। सी ऑप्शन है। हम्म। ऑप्शन सी। ओके, वैसे तुम लोग ऐसा मत करो यार, दो ही दो तो हाँ, दो तीन लोग आंसर कर रहे हैं भैया, बहुत आसान है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, एच एन इम्पैक्ट के बाद ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, nth रिबाउंड के बाद बच्चों e के पावर 2n इंटू एच। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.4 दिया है और सवाल में बोला है पहले इम्पैक्ट के बाद, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और आप रिलीज कर रहे हो 5 मीटर से, तो 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा 0.16 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 16 पंचे 80, 2 डिजिट में डेसिमल 0.8 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सॉल्व होगा। अगला, टाइम टेकन इन nth रिबाउंड। टाइम टेकन इन nth रिबाउंड का क्या मतलब होता है बच्चों, पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए आपने रिलीज किया बॉल को, ठीक है, एच हाइट से आपने बॉल को रिलीज किया, बॉल आके टकराई ग्राउंड से, ठीक है, टकराने के बाद v1 स्पीड से ऊपर गई, ठीक है, इंपैक्ट के बाद v1 स्पीड से, पहले इंपैक्ट के बाद v1 स्पीड से। अब उसके बाद बच्चों बॉल जाएगी और वापस से ग्राउंड पे आएगी, ठीक है, और फिर v2 स्पीड से ऊपर जाएगी, फिर वापस ग्राउंड आएगी, फिर वापस ग्राउंड आएगी और फिर v3 से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो जो हम स्पीड ऑफ सॉरी टाइम टेकन आफ्टर nth रिबाउंड की बात कर रहे हैं, उसमें आप समझिए किसकी बात हो रही है, कि पहली बार टकराने के बाद से लेकर दूसरे टक्कर तक का समय है ना, पहली बार टकरा के रिबाउंड हुई है ना, ये जो ड्यूरेशन है और दूसरे टक्कर के बीच का समय, ये समय कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा टक्कर होगा, दूसरे से तीसरे टक्कर के बीच का समय, तो पहले टक्कर से दूसरे टक्कर का बीच का समय कहलाएगा फर्स्ट रिबाउंड के बाद टाइम टेकन, है ना। तो पहले रिबाउंड के बाद और दूसरे रिबाउंड से पहले का जो टाइम है वो पहले रिबाउंड के बाद का टाइम कहलाएगा, दूसरे रिबाउंड से दूसरे इंपैक्ट से तीसरे इंपैक्ट के बीच का जो ड्यूरेशन है वो दूसरा रिबाउंड के बाद का ड्यूरेशन कहलाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं। तो v1 जो हो जाएगा बच्चों, पहले इंपैक्ट के बाद जो स्पीड हो जाती है वो e टाइम्स अंडर रूट 2gh। ठीक है, पहले इंपैक्ट के बाद जो स्पीड होगी वो v1 बराबर होगा e टाइम्स अंडर रूट 2gh। जब बच्चों आप ये पूरे ड्यूरेशन की बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी चीज को आप v1 स्पीड से ऊपर फेंक दें, थोड़ा सा मदद करना बच्चों, तो कितना समय लगता है, मान लीजिए v1 स्पीड से बॉल ऊपर जाती है और वापस से ग्राउंड पे आने तक का टोटल समय कितना होता है, किसी को याद हो अगर? 2u बाई जी, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे चूंकि v1 है तो 2v1 बाई जी, ये पहले रिबाउंड का मतलब पहले रिबाउंड के बाद और दूसरा रिबाउंड होने से पहले का समय ये है 2v1 बाई जी। तो 2 बाई जी बच्चों एज इट इज लिख दीजिए, और v1 की वैल्यू हमारे पास e टाइम्स अंडर रूट 2gh है, तो इसको लिख दीजिए e टाइम्स अंडर रूट 2
GH, ये पहले रिबाउंड के बाद का समय। अब इसको थोड़ा सा बच्चों अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो T1 की जो वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट जी से रूट जी कैंसिल होगा, तो ये बच्चों बन जाएगा 2 टाइम्स E और बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2H बाय जी। ठीक है, तो 2E अंडर रूट 2H बाय जी, ये पहले इंपैक्ट के बाद इतना टाइम होगा। ठीक है, पहले इंपैक्ट से लेकर दूसरे इंपैक्ट के बीच का इतना ड्यूरेशन होगा। अगर आप दूसरे इंपैक्ट से तीसरे इंपैक्ट के बीच की बात करेंगे, दूसरे इंपैक्ट से तीसरे इंपैक्ट के बीच की बात करेंगे, तो T2 की वैल्यू आएगी बच्चों 2 टाइम्स E स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2H बाय जी। ठीक है, दूसरे इंपैक्ट की बात। तो अगर nth इंपैक्ट की बात करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, nth इंपैक्ट की बात करेंगे तो nth इंपैक्ट में आ जाएगा 2 टाइम्स E के पावर n। अब ये जो अंडर रूट 2H अपॉन जी है, ठीक है बच्चों, ये समय होता है जितने समय में बॉल यहां से लेकर पहली बार जाके ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं T0। अगर आप बॉल को ड्रॉप करते हो H हाइट से, तो H हाइट से ड्रॉप की हुई बॉल जब ग्राउंड को जाके हिट करेगी, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो अंडर रूट 2H अपॉन जी होता है। तो ये T0 है, मतलब पहले इंपैक्ट से पहले जो समय लगेगा उसको T0 बोल रहे हैं। तो जो टोटल टाइम आएगा बच्चों वो ये आएगा, है ना, E के पावर 2 टाइम्स E के पावर n T0। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इस पे भी एक सवाल कर लेते हैं। बच्चों रेडी होइएगा तो बताइएगा, सवाल करेंगे फिर। ओके, ठीक ठीक। चलिए बच्चों इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसको हम लोगों ने 20 मीटर हाइट से रिलीज किया है। ठीक है, आपको बताना है ड्यूरेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इंपैक्ट। तीसरे इंपैक्ट के बाद और चौथे इंपैक्ट से पहले कितना समय लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन फ्लोर एंड द बॉल इज 1/2। तीसरे इंपैक्ट के बाद और चौथे इंपैक्ट से पहले कितना समय लगेगा।
बच्चों किसी का आंसर आ जाए? कितना बेटा? 1/16। ओके, 1/4। ओके, यस सर। So 1/4 आ रहा है। ओके, सर 1/4 ही आ रहा। ठीक 1/4 सर। ठीक। आइए बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं। तो ड्यूरेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इंपैक्ट हमें निकालना है। तो T3 मतलब बच्चों आपको निकालना है कि तीसरे इंपैक्ट के बाद और चौथे इंपैक्ट से पहले कितना समय लगेगा। तो हम लोगों ने अभी सीखा है कि 2e⁻n टाइम्स T0। तो 2e⁻n मतलब 1/2 का हमें करना पड़ेगा क्यूब, तो बन जाएगा 1/8। ठीक है, और T0 √2h/g। तो 2h की वैल्यू बच्चों 20 और g की वैल्यू हो जाएगी 10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 1/8 और ये बन जाएगा 2। तो बच्चों देखो जरा, मेरे हिसाब से तो 1/2 सेकेंड आ रहा है। तुम लोग का 1/4 आ रहा है क्या? एक सेकंड, मैंने कुछ 1/2 आ रहा है। यस सर। देख लो बेटा। सर ये 2 ही आ रहा है। 2e⁻n T0 1/2 सेकेंड आएगा बच्चों थर्ड इंपैक्ट और फोर्थ इंपैक्ट के बीच का समय। ठीक है, अब इसमें जैसे एक और जैसे आप कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मतलब कैसे होगा, तो दूसरा तरीका भी ये है कि आप एक काम करो, t बराबर 2u/g वाला फॉर्मूला लगा दो। तो आप बस ये निकाल दो कि तीसरे इंपैक्ट के बाद स्पीड कितनी होगी। हाँ, हमने जो है सर सर n की पावर 4 मानी थी ना सर, n की पावर 4 मानी थी, इसलिए 1/4 आ रहा है। n की पावर 4 मानी थी? यस सर। कहाँ n की पावर 4 है बेटा? सर e के ऊपर लगाया ना, e के ऊपर तो e⁻n × T0 राइट, फोर्थ माने था ना, फोर्थ सर। ओके ओके। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको ये टाइम वाला नहीं याद रहता है और सवाल में आ गया कि तीसरे और चौथे रिबाउंड के बाद, तो आप क्या करिए, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तीसरे रिबाउंड के बाद स्पीड डाल दीजिए बस। तो तीसरी रिबाउंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, e⁻³ और v0 है ना, e⁻³ v0 और v0 हो जाएगा √2gh। ठीक है, तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। तो e⁻³ और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्रेशन 1/2 है, तो ये बन जाएगा बच्चों 1/8 और √2gh रखेंगे तो 2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू है 20। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट बाहर निकल के आएगा, वो 20 बन जाएगा। ठीक है, g से ये 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 1/2 सेकेंड ही आएगा, है ना। तो चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, जैसा भी। सर ये n के ऊपर 3 रखनी है, 4 कैसे बताया सर? अच्छा अच्छा, ओह ओके ओके ओके, मैं समझ गया डाउट। हाँ, ये भी देख लीजिए कि सर आपको कैसे पता चला कि हम n की वैल्यू को 3 रखें या 4 रखें। तो जिस इंपैक्ट, जैसे ड्यूरेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, तो तीसरे इंपैक्ट के बाद और चौथे इंपैक्ट से पहले का ड्यूरेशन। तो जिस इंपैक्ट के बाद और जिस इंपैक्ट से पहले, जैसे तीसरे के बाद चौथे से पहले, तो जिसके बाद है ना, वो रखेंगे आप n। चौथे से पहले वाला ड्यूरेशन है ना, तो चौथा तो अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। चौथा और पांचवें के बीच में पूछता तो फिर चौथा इन्वॉल्व हो जाता, e की वैल्यू, n की वैल्यू हम लोग 4 रखते। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर, यस सर। आइए बच्चों अगला करते हैं, टोटल टाइम टेकन इन बाउंसिंग। ये तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने निकाल लिया कि एक रिबाउंड के बाद कितना समय लगेगा। अब हमें निकालना है कि जब से आपने रिलीज किया वो t बराबर 0 है, बॉल जाएगी स्लोली स्लोली, उसका स्पीड कम होता जाएगा, इंपैक्ट कम होता जाएगा, धीरे धीरे वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो जिस मोमेंट से आपने छोड़ा है और तब जब तक वो रेस्ट पे नहीं आ जाती, उसका पूरा ड्यूरेशन कितना होगा। तो आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और फिर लास्ट में जो रिजल्ट बनेगा बच्चों उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो t बराबर 0 पे आप बॉल को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और मान लीजिए आप रिलीज कर रहे हैं उसको h हाइट से। ठीक है, h हाइट से आप बॉल को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो t बराबर 0 यहां पे जहां पे आप रिलीज कर रहे हैं, बच्चों देखते रहिएगा ध्यान से। t बराबर 0 वो ड्यूरेशन है जहां पे आप रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहां से लेकर यहां तक जो पहली बार वो ग्राउंड को हिट करेगा बच्चों, टोटल टाइम हमें निकालना है। तो एक तो पहली बार जब ग्राउंड को हिट करे, फिर t2 दूसरे रिबाउंड से तीसरे रिबाउंड के बीच का समय t2, फिर t3 तीसरे रिबाउंड से चौथे रिबाउंड के बीच का समय,
फिर T4 चौथे रिबाउंड से पांचवें रिबाउंड के बीच का समय एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो पूरे सम को, पूरे टाइम को हमें जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो जो पहला टाइम होगा, मतलब आपने रिलीज किया है, रिलीज करके ग्राउंड तक के आने का जो समय होगा, इसको बच्चों मैं लिख देता हूं √2h/g। ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपने h हाइट से बॉल को रिलीज किया, ग्राउंड तक आने का जो समय हो जाएगा वो √2h/g हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है T2। T2 वो समय है, ठीक है, T2 वो समय है बच्चों जो बॉल पहले रिबाउंड के बाद, अच्छा इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, T0 हो गया मतलब जब रिलीज किया है वहां से लेकर ग्राउंड तक का समय T0। T1 हो गया पहले रिबाउंड से दूसरे रिबाउंड के बीच का समय। T2 हो गया दूसरे रिबाउंड से तीसरे रिबाउंड के बीच का समय। T3 हो जाएगा तीसरे से चौथे। T4 हो जाएगा चौथे से पांचवे। तो ये होगा बच्चों, ये T0 से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये रिबाउंड से पहले वाला ड्यूरेशन है, तो वो √2h/g हो गया। अब पहले, मतलब पहले रिबाउंड के बाद से लेकर दूसरे रिबाउंड का जो ये पूरा समय है, इसको T1 बोला जा रहा है। तो T1 की वैल्यू कितनी होगी? अभी बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है 2e के पावर, ध्यान से देखिएगा, 2e के पावर 1, पहले रिबाउंड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो 2e के पावर 1 √2h/g। ठीक है, अब दूसरे रिबाउंड से तीसरे रिबाउंड के बीच का जो समय लगेगा वो देख लीजिए, 2e के पावर 2 √2h/g। जो तीसरा रिबाउंड से चौथे रिबाउंड के बीच का समय होगा वो 2e के पावर 3 √2h/g। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों पूरी मैथ्स है और ये चलता चला जाएगा, ये सीरीज है ना। फिर चौथे रिबाउंड से पांचवें रिबाउंड के बीच का समय, फिर पांचवें छठवें, इनफाइनाइट रिबाउंड्स होंगे, तो इन्फिनिटी तक जाएगी ये सीरीज। इसके बाद बच्चों प्रॉपर मैथ है, थोड़े से मैं एडजस्टमेंट करूंगा, अगर यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा बस हमें एडजस्टमेंट करना है ताकि हम आंसर निकाल पाए। अब √2h/g है बच्चों, इसको एज इट इज लिखते हैं √2h/g। और बच्चों एक काम करते हैं, यहां से 2e √2h/g, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो बाकी की सीरीज बचती है उसमें से ये वाला टर्म निकाल लेता हूं। तो देखिए 2e √2h/g, ये वाला टर्म निकाल लिया। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, क्योंकि ये पूरी चीज बाहर आ गई तो ये 1 हो जाएगा, प्लस इसमें देखिए बच्चों 2e √2h/g बाहर आया तो यहाँ पे केवल e बचेगा, तो e प्लस e स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये एज इट इज रहने देते हैं √2h/g, और ये बच्चों 2e √2h/g भी एज इट इज रहने देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर बच्चों ये बना है 1 प्लस e स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। तो सम ऑफ जीपी, ये बच्चों आपको जीपी दिख रही है विद कॉमन रेशियो e, है ना, और इनफाइनाइट टर्म्स है, उसका सम कैसे लिखते हैं हम लोग, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम ये हो जाएगा बच्चों, a डिवाइड बाय 1 माइनस r। सर ये कैसे सम लिखते हैं, तो देखिए बच्चों, जब भी जीपी आपकी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस r। a होता है फर्स्ट टर्म और r होता है कॉमन रेशियो। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब जो कॉमन रेशियो की वैल्यू है वो 1 से कम है। तो यहां पे जो हम लोग e ले रहे हैं बच्चों, वो 0 से 1 के बीच में ही ले रहे हैं। ठीक है, अगर e 0 हो गया तो रिबाउंड ही नहीं होगा, बात खत्म हो गई। अगर 1 हो गया e, तो जिस स्पीड से जाके इंपैक्ट करेगा उसी स्पीड से वापस आएगा, तो इनफाइनाइट समय तक रिबाउंड होता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम 1 और 0 को नहीं ले रहे हैं, तो e की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो हम लोग फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इसको फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा एक काम करते हैं, √2h/g कॉमन ले लीजिए पूरे ब्रैकेट से, है ना, इन दोनों टर्म से √2h/g कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, 1 प्लस, न्यूमरेटर में बच्चों 2e, डिनोमिनेटर में 1 माइनस e। और सिंप्लीफाई करते हैं, √2h/g एज इट इज, ब्रैकेट में देखिए एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 1 माइनस e, न्यूमरेटर में बनेगा 1 माइनस e प्लस 2e, कैंसिल करिए। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, या मान लीजिए जब तक रुक नहीं जाती, वो जो समय है वो होगा √2h/g, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा बच्चों 1 प्लस e, 1 माइनस e प्लस 2e, तो 1 प्लस e डिवाइड बाय 1 माइनस e।
ठीक है, नोट कर लीजिए सब कुछ। बाकी आपको बच्चों देखिए समय आपको पेपर के टाइम पे मिलेगा नहीं, रिजल्ट आपको याद रखना है, डिस्कशन आपके सामने। सर बोलिए। सर अगर सर आपने कहा ई बराबर बन हो गया तो सर टाइम का पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। राइट राइट। अच्छा सर, सर जरा सर वो जो पिछला क्वेश्चन है सर उसका वो समझा दीजिए सर, क्वेश्चन क्या क्या चाह रहा है, डेविएशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इम्पैक्ट ओके क्या है सर? ओके, आप ये नोट कर लीजिए, मैं फिर बता देता हूँ। सर हम्म, सर ये आर इक्वल ई वाला दोबारा बताना है एक बार। देखिए जो जीपी होती है ना उसमें कॉमन रेशियो एक टर्म होता है। कॉमन रेशियो क्या होता है, जो जैसे कॉमन रेशियो मुझे निकालना है तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा देंगे। ये आप कॉमन रेशियो मतलब किस फैक्टर से अगला टर्म कितने गुना बढ़ जा रहा है, क्या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 है, अगला टर्म ई हो गया, फिर अगला टर्म ई स्क्वायर होगा, उसके बाद ई क्यूब, तो कितने फैक्टर कितने मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ई से मल्टीप्लाई होता है, तो वो कॉमन रेशियो हो जाएगा। और भी अगर आपको कभी निकालना है तो दूसरे टर्म को पहले से डिवाइड कर दीजिए, तीसरे को पहले दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, तो भी कॉमन रेशियो आ जाएगा। और सर ये एस वाला ये फॉर्मूला होता है। कोई जीपी है जिसमें आपको इनफाइनाइट टर्म्स हैं, जैसे ये हमारी जीपी जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, उसका फॉर्मूला था ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो ए होता है फर्स्ट टर्म, जीपी का फर्स्ट टर्म होता है ए, और आर हो गया कॉमन रेशियो, तो ए 1 माइनस आर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, अच्छा कहाँ पे लगाया मैंने, हाँ फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो आर है, तो ए 1 माइनस आर। ओके। जब बच्चों रेडी हो जाइएगा तो बताइएगा, सवाल करेंगे इस पे। सर हो गया डन सर। ओके आइए बच्चों इस पे एक सवाल कर लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। मेरे हिसाब से नहीं हुआ। लिखिए लिखिए। हम्म। बच्चों एक नॉर्मल सा प्रैक्टिस सवाल,
बहुत आसान सा है, कोशिश कीजिए सबका सही हो। सवाल में कहा गया है कि एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया जाता है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 meters, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/4, फाइंड टाइम टेकन बिफोर इट स्टॉप्स, आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल विल स्टॉप। After what time particle comes to rest? Ten by three. Yes, sir. Okay. 10/3 है. Sir, 10/3. Okay. Yes, sir. ये है. ठीक है। पूछा गया बच्चों आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, तो मतलब टोटल टाइम आपको निकालना है। तो टोटल टाइम का फॉर्मूला √2h/g ब्रैकेट के अंदर 1 + e डिवाइड बाय 1 - e। देखिए कभी कंफ्यूजन आए कि ऊपर प्लस आएगा या नीचे माइनस आएगा, तो बच्चों याद रखिएगा कि अगर e की वैल्यू 1 हो गई तो टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, तो t1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कभी प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो तो √2h/g, तो √2h की वैल्यू बच्चों 20, g की वैल्यू है 10 और 1 + e डिवाइड बाय 1 - e, तो 1 + 1/4 1 - 1/4, तो यहां से बच्चों 2 बाहर आ जाएगा और 1 + 1/4 5/4 और नीचे बनेगा 3/4, कैंसिल हो जाएगा, 10/3 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। तो आफ्टर 10/3 पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। ठीक, अब जो इसमें एक बच्चा डाउट पूछा था कि सर हमें ये थर्ड रिबाउंड और फोर्थ रिबाउंड वाला केस कैसे हुआ, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए ये इन्होंने पूछा ड्यूरेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इंपैक्ट, मतलब तीसरे इंपैक्ट के बाद और चौथे इंपैक्ट। तो जैसे मान लीजिए आपने रिलीज किया, तो यहां से यहां ये जो ड्यूरेशन है कहलाएगा T1, पहला इंपैक्ट से दूसरे इंपैक्ट के बीच का समय। फिर ये कहलाएगा T2, दूसरे से तीसरे, और फिर ये कहलाएगा T3। हाँ बोलिए। तो हाँ हाँ आ रही आवाज आ रही है। हाँ तो इसमें देखिए पहले इंपैक्ट से दूसरे इंपैक्ट के बीच का समय T1, दूसरे से तीसरे के बीच का समय T2, तीसरे से चौथे के बीच का समय T3 और चौथे से पांचवे का बीच का समय कहलाएगा T4। तो सवाल में थर्ड एंड फोर्थ इंपैक्ट के बीच में, अच्छा इसमें एंड ड्यूरेशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इंपैक्ट, मतलब तीसरे और चौथे इंपैक्ट के बीच का ड्यूरेशन, तो वो T3 होगा। ये तीसरा इंपैक्ट है और ये चौथा इंपैक्ट है, इनके बीच का ड्यूरेशन, क्योंकि ये पहला इंपैक्ट, ये दूसरा इंपैक्ट, ये तीसरा इंपैक्ट, तो तीसरा और चौथे यानी T3 आपको निकालना था, तो n की वैल्यू आप 3 रख दीजिए। तो जिस इंपैक्ट के बाद समय पूछा जाए, जैसे थर्ड के बाद पूछ रहा है, तो n की वैल्यू 3। जी सर, थैंक यू सर। ओके, अगला हेडिंग डालिए बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने टोटल समय निकाला है कि जिसके बाद रेस्ट पे आएगा, अब हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। ठीक है, तो देखिए जरा, h हाइट से बच्चों हम लोगों ने रिलीज किया है आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट। ठीक है, तो पहला जो बच्चों पहला डिस्टेंस ट्रेवल है, मतलब पहले इंपैक्ट से पहला जो डिस्टेंस ट्रेवल है, मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल s लिख देता हूं, तो पहला डिस्टेंस ट्रेवल है बच्चों h, है ना। उसके बाद मैक्सिमम हाइट और फिर ये, तो बच्चों आप सबको पता है कि पहले इंपैक्ट के बाद, या मान लीजिए पहले इंपैक्ट के बाद जो है वो मैक्सिमम हाइट e²h जाएगा पहले इंपैक्ट के बाद। तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आएगा, क्योंकि इंपैक्ट के बाद h मैक्स गया होगा, मैक्सिमम हाइट अचीव किया होगा, उसके बाद नीचे आया होगा। तो पहले इंपैक्ट से लेकर दूसरे इंपैक्ट के बीच में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा बच्चों, वो 2h1 होगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स e²h, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल निकाल रहे हैं, है ना। तो पहला डिस्टेंस h और फिर दूसरा होगा 2 टाइम्स h1। ये आप समझ पा रहे हैं क्या बेटा, बोलिए। तो क्योंकि पहले इंपैक्ट के बाद उसने h1 मैक्सिमम हाइट ट्रेवल किया, तो h1 ऊपर गया होगा, फिर h1 नीचे आया होगा, इसलिए 2h1 लिख रहे हैं, यानी 2 टाइम्स e²h।
तो पहला h दूसरा हो जाएगा 2 टाइम्स ई स्क्वायर एच, यानी पहले इंपैक्ट के बाद दूसरे इंपैक्ट के बाद बच्चों कितना हो जाएगा 2 टाइम्स e के पावर 4h, क्योंकि जो nth इंपैक्ट के बाद जो हाइट आती है वो e के पावर 2n इंटू h आता है ना। तो पहले इंपैक्ट से पहले हाइट, पहले इंपैक्ट से दूसरे इंपैक्ट के बीच का टोटल डिस्टेंस, दूसरे इंपैक्ट से तीसरे इंपैक्ट के बीच का टोटल डिस्टेंस, तीसरे इंपैक्ट से चौथे के बीच में लिखेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2e के पावर 6h एंड सो ऑन सो फोर्थ। किसी को बच्चों इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, उसके बाद प्रॉपर फिर से एक बार मैथ्स लगाएंगे हम लोग, जीपी का सम करेंगे। तो h एज इट इज रहने दीजिए बच्चों, पहले वाले में से आप एक काम करिए 2e स्क्वायर h कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई के पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फिर से बच्चों इनफाइनाइट जीपी का सम है, फॉर्मूला लगा देंगे। आ रही आवाज बोलिए, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो यहां से आप बच्चों थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, h कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1 प्लस 2 ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। h बराबर एलसीएम ले लीजिए बच्चों 1 माइनस ई स्क्वायर, ऊपर देखिए क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर देंगे तो h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बच्चों फॉर्मूला ये आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड s बराबर h टाइम्स 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। नोट कर लीजिए बच्चों, इस पे सवाल करेंगे एक। बच्चों डन है तो सवाल कर लें फिर एक। हो गया सर। ये देखिए
एक सवाल करते इस पे। ऑप्शन डी वन। बी। डी 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 50। ओके, 50 50 आ रहा है। 50 मीटर। ओके ओके ओके। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, ओके, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो जो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला आप रखा दो, h 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी प्लस माइनस में कभी कंफ्यूजन हो आपको तो वही सोच लेना कि वही सोच लेना आपकी ई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसलिए डिनोमिनेटर में निगेटिव आएगा। तो 1 प्लस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू बच्चों 0.5, 0.5 का स्क्वायर 1/4 और 1 माइनस 1/4। तो h की वैल्यू बच्चों 30 है, 1 प्लस 1/4 करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/4 करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 50 मीटर आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, चलिए एक और बहुत ही आसान है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, जल्दी से बता दो बच्चों उसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, h टाइम्स 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। चलिए अब एवरेज स्पीड मान लीजिए बच्चों आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, कि एवरेज स्पीड बता दीजिए कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड हम लोग पता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ये पूरी चीज है, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल टाइम 1 प्लस ई 1 माइनस ई, और इसको पूरी चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस रिजल्ट में पहुंच जाएंगे, अंडर रूट जी एच बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट है, डायरेक्ट नोट कर लीजिए आप। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, अगली हेडिंग डालिए बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का बच्चों आप लोग डिराइव करके मुझे बताइए कि एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा। एवरेज स्पीड का मैंने आपको बता दिया है, एवरेज वेलोसिटी का आप डिराइव करके मुझे बताइए थोड़ा सा कितना आएगा। और इसमें छोटा सा दिमाग लगेगा बच्चों एवरेज वेलोसिटी में। किसी बच्चे को क्लिक कर गया हो कि सर ऐसे करेंगे तो आप बता सकते हैं।
एवरेज स्पीड का तो बच्चों ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मैं चाहता हूं कि आप कोई निकाल के बताए। एवरेज वेलोसिटी, किसी को क्लिक हो रहा है क्या कि सर इसमें ये अंतर हो जाएगा या एग्जैक्टली सेम रहेगा? अगर आपको लग रहा है कि सर सेम ही रहेगा एवरेज वेलोसिटी का तो वो भी बता सकते हैं, या आपको लग रहा है कि सर ये डिफरेंस होगा। पूरा मत डिराइव करिए, तो बस यही बता दीजिए कि डिफरेंस क्या होगा सर, क्या डिफरेंस लिखना चाहिए एवरेज वेलोसिटी के लिए। पहले जैसा है तो हाइट जाएगा और फिर डिस्टेंस का सर दोनों का जो है वो सर इन दोनों ट्रायंगल बन जाएगा और उसका जो है डिस्टेंस निकालेंगे सर, टाइम डिवाइड कर देंगे। ओके चलिए, ये एक तरीका हो गया। और कोई कुछ बताना चाहता है बच्चों एवरेज वेलोसिटी में? अच्छा ठीक है, चलिए ये छोड़ देते हैं, कैसे आएगा वो छोड़ देते हैं। आप बस ये बता दीजिए कि एवरेज वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या ही लिखेंगे। जैसे एवरेज स्पीड में हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन लिख रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एब्सोल्युटली ठीक है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान सुनिए, आप बॉल को रिलीज कर रहे हैं एच हाइट से, देखिएगा जरा ध्यान से, है ना। बॉल को रिलीज कर रहे हैं एच हाइट से, और डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो शुरुआत यहां से हो रही है, अब बॉल जाके टकराएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, धीरे धीरे घटते 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 फाइनली रुक जाएगी, है ना। तो जो बॉल की फाइनल पोजीशन होगी बच्चों, बॉल की फाइनल पोजीशन ये होगी, ठीक है। लेकिन सर बॉल आगे जाएगी ना, मतलब ऐसा होगा ना जैसे आप हमेशा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं होगा, बॉल आगे नहीं जाएगी ऐसे ऐसे, नहीं आगे नहीं जाएगी। वो तो मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको कैसे इसको चीज को दिखा पाऊंगा कि देखिए बेटा ये पहले H1 है, फिर H2 है, फिर H3 थर्ड इंपैक्ट के बाद, है ना, ये मैं कैसे दिखा पाऊंगा अगर एक ही लाइन में। रियलिटी में क्या हो रहा है कि जैसे आप बॉल रिलीज करेंगे, बॉल जाएगी और वो इसी तरह से मोशन करती रहेगी, वो कहीं लेफ्ट और राइट मूव नहीं करेगी, फाइनली धीरे 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 ऐसे जीरो हो जाएगी। क्योंकि राइट या लेफ्ट जाने के लिए उस पर कुछ फोर्स लगना चाहिए ना, राइट या लेफ्ट, वो तो लग नहीं रहा, सीधा आपने रिलीज किया, ऐसा ऐसे करते करते फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अब बच्चों कुछ क्लिक हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना रखेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट की जगह बच्चों एच रख देंगे बस, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट की जगह एच रख देंगे, और जो टाइम हो जाएगा 1/√2h/g ब्रैकेट के अंदर 1 + e डिवाइड बाय 1 - e, ठीक है। इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ ये लीजिए, तो आप ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला gh/2 1 - e डिवाइड बाय 1 + e। चांसेस बहुत कम है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए, पर अगर पूछी जाए तो ऐसे आपको करना है। तो बच्चों ये आपका हेड ऑन कोलिजन यहां से खत्म होता है, अब बचता है ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन बच्चों मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ऑब्लिक कोलिजन और रोटेशनल मोशन अगली क्लास में शुरू होगा। बाकी मैं अभी डिस्कशन करता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने कुछ आप लोगों को सवाल दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो अगर आप में से किसी ने सॉल्व किए हैं और कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, डिस्कशन करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। बाकी जिनको कोई डाउट नहीं है आप आराम से रहिए। कोई पर्टिकुलर सवाल, कोई कुछ पूछना चाहेगी सर ये वाला सवाल, क्योंकि कल मैंने शायद आपको 3-4 सवाल दिए थे होमवर्क में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बढ़िया सवाल है। हाँ 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 हाँ, सर जिनको डाउट नहीं हो जा सकते। जा सकते। कहाँ जाओगे बेटा, अभी तो आपकी 2-3 क्लासेस और है ना। भूख लगी है सर। हो आइए, अच्छा जाइए जाइए जाइए। ओह ठीक है सर। अच्छा इसमें ये ग्राफ वाला सवाल बहुत बढ़िया है बेटा, तो जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होमवर्क, प्लीज एक बार ग्राफ वाला सवाल एटलीस्ट कर लीजिएगा। मैंने सर चले जाने दीजिए, भूख भूख लगी है उन लोग को। हाँ तो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है बच्चों देख लीजिए थोड़ा सा, जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है कर लीजिएगा, बढ़िया सवाल है, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया ये सवाल, और हो सकता है पेपर में आपको दिख जाए। तो ये t/2 में ये सिचुएशन और ये t है,
और यहाँ पे फोर्स F है। बच्चों जो भी बाहर जा रहे हैं प्लीज बिना हल्ला गुल्ला किए चुपचाप चले जाइए, डिस्टर्ब नहीं करिए किसी को। F0 फोर्स है, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v मेक्स एन elastic one dimensional collision with a stationary ball of mass m. They are in the contact for a short period of time t. Their force of interaction is this much. The magnitude of F0 is how much? ठीक है बच्चों, देखिए सवाल में कह रहा है, और ये कल का कॉन्सेप्ट भी एक यूज होगा, मुझे उम्मीद है कि तुम बच्चों को याद होगा। इसमें सवाल में बोला गया कि एक पार्टिकल है m मास का जो u स्पीड से मूव कर रहा है, और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है m मास का बच्चों जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। अब ये m मास का पार्टिकल जाके इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। तो बच्चों एक तुम लोगों से उम्मीद है कि मुझे तुम जल्दी से बता दो टकराने के बाद दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, ए और बी दोनों की स्पीड क्या? हाँ बेटा, एक्सचेंज हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ए बच्चों रेस्ट पे आ जाएगा, और जो बी है वो मूव कर जाएगा आगे की तरफ यू स्पीड से, ठीक है। अब सवाल में कहा गया है जो ग्राफ खींचा गया है वो t बराबर 0 से उस समय तक का है जब तक वो कांटेक्ट में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, तो ये जाके बॉल ए जाके बी को हिट करेगी, ठीक है। तो जब ए और बी कांटेक्ट में आएंगे तब ये ग्राफ शुरू होगा। उसके बाद क्या होगा, एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे, मतलब ए जाके बी को कंप्रेस करेगा। जैसे जैसे ए बी को कंप्रेस करेगा, ए का फोर्स बी पे बढ़ेगा, तो ये फोर्स बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, मैक्सिमम हुआ। फिर तो ये डिफॉर्मेशन तक का है, ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये डिफॉर्मेशन तक का ग्राफ है। उसके बाद बी अपने शेप को गेन करना शुरू करेगा, ए अपने शेप को गेन करना शुरू करेगा, तो ये रिफॉर्मेशन का केस है, ठीक है सर। लेकिन ये फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है बी पे? दोनों के लिए सेम सिचुएशन है, क्योंकि बच्चों आपको पता है दोनों सेम अमाउंट का फोर्स लगाएंगे, बस डायरेक्शन का अंतर होगा, ठीक है। तो दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे, तो दोनों पे लगने वाला ग्राफ ये है। अच्छा, अब बच्चों अगर मैं फोर्स टाइम का एरिया निकालूंगा, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, इफ इट गिव्स यू चेंज इन मोमेंटम, सर आपको कैसे पता? बेटा F बराबर dp बाई dt, सेकेंड लॉ। तो F dt इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dp मिलेगा, dp का इंटीग्रेशन यानी चेंज इन मोमेंटम। तो F फोर्स टाइम का जो एरिया होगा ये बच्चों चेंज इन मोमेंटम देगा। तो अगर मैं ये एरिया निकालूं तो देखिए एरिया कितना होगा, हाफ बेस है बच्चों t, है ना, और हाइट है F0, तो ये बच्चों एरिया होगा, और ये एरिया देगा चेंज इन मोमेंटम। सर किसका चेंज इन मोमेंटम? किसी भी एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम। तो भले ही आप ए का चेंज इन मोमेंटम लिख दो या बी का चेंज इन मोमेंटम लिख दो। जैसे मैं बी का चेंज इन मोमेंटम लिखूं तो बी का फाइनल मोमेंटम है mu और इनिशियल मोमेंटम है बी का 0, क्योंकि रेस्ट पे था। तो ये जो फोर्स है ये दोनों में से किसी भी एक पार्टिकल पे लगता हुआ फोर्स मान सकते हो। तो जो इसका एरिया अंडर द कर्व देगा वो एक पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम बताएगा। तो इसका एरिया अंडर द कर्व ये चेंज इन मोमेंटम mu माइनस 0 है, तो ft डिवाइडेड बाई 2 बराबर mu आ जाएगा। फिर जो भी सवाल में शायद फोर्स पूछा है तो 2 mu बाई t इतना फोर्स आ जाएगा। बच्चों ये अच्छा सवाल है, कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। और बेटा पूछिए, और कुछ किसी में डाउट है? बोलिए बेटा। सर कोलिजन की क्वेश्चन आएंगे? नहीं नहीं नहीं, कोलिजन क्वेश्चन नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कुछ भी नहीं आएगा। इससे पहले जो हुआ था वो आएगा। चलिए बच्चों, फिर ऑल द बेस्ट है आपके पेपर के लिए।
थोड़ा ध्यान से करिएगा इस बार, कोशिश कीजिए बच्चों फिजिक्स में थोड़ा सा इंप्रूव करें, और जैसा भी जो भी आपका पैटर्न है उसी को फॉलो कीजिए। फिजिक्स के पेपर के लिए पेपर बहुत बढ़िया है बच्चों, एकदम आपके जैसा प्रॉपर एग्जाम होता है, आप मान लीजिए उससे हल्का सा ऊपर है, ऑलमोस्ट सेम लेवल है। तो सवाल हल करते समय ध्यान रखिए, सवाल पढ़िए, जो आपको लग रहा है तुरंत हो जाएगा, पढ़ने के बाद आपको फील हो रहा है तुरंत हो जाएगा, उस पर समय दीजिए। जो लग रहा है पढ़ते समय पता ही नहीं चला क्या पूछा जा रहा है, उसको स्किप करके अगले सवाल में पढ़िए। पैनिक मत होइए, आराम से दीजिए, उसको समय दीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, हैव अ गुड डे बच्चों, बाय बाय।